नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं डीएनए एडिटर्स टेबल। हमारे साथ हैं तनवीर आजम सर। आज हम बात करेंगे कि क्या इस लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक बहुमत हासिल कर पाएगा। तो इसको लेकर हम जानना चाहेंगे सर से, क्या कहते हैं सर। देखिए आदित्य, बहुमत हासिल करने के लिए इंडिया ब्लॉक को 272 सीटें चाहिए कम से कम। 543 सीट की लोकसभा है, 272 सीटें चाहिए। जब ये चुनाव की घोषणा होने से कुछ महीने पहले तक लग नहीं रहा था कि कोई चुनाव है और कोई मतलब कुछ ऐसा कोई कंपटीशन है, और बहुत एक ये लग रहा था कि बीजेपी बहुत आराम से जीत जाएगी, एनडीए तो बहुत आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ना मतलब पूरा जो खेल था वो बीजेपी के पक्ष में ही था। फिर बीजेपी की तरफ से एक नारा आया, अब की बार 400 पार। उस नारे को अपोजिशन ने, इंडिया ब्लॉक ने, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उन लोगों ने जिस तरीके से पकड़ा, और ये मतलब 10 सालों के बाद मैंने देखा है कि बीजेपी के किसी नारे को अपोजिशन ने पकड़ के और उस पर अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड कर लिया, उसको भुनाने की कोशिश, पूरा भुनाया। और ये छोटे छोटे जो गांव हैं, आदिवासी इलाके जो हमारे देश के हैं, एससी एसटी बाहुल्य जो जगह हैं, वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से इस बात को उन्होंने ये फैलाया कि अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें मिल जाती हैं एनडीए को, तो ये आपका आरक्षण ख़त्म कर देगी। देखिए, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ एक चीज़ ये जुड़ी हुई है कि वो आरक्षण के खिलाफ है नहीं है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन एक धारणा धारणा है। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये धारणा है कि भाई कांग्रेस जो है वो प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, धारणा है, एक बनाई गई है। 55 साल से जिस पार्टी ने यहाँ राज किया, वो प्रो पाकिस्तान कैसे हो सकती है, ये भी एक सोचने की बात है। तो सेम ये बीजेपी की बात, इसी धारणा पे अगर आपको याद हो तो बिहार के एक विधानसभा, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, जब नीतीश और लालू साथ लड़े थे, मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था आरक्षण को लेके। उस एक स्टेटमेंट के आधार पे बिल्कुल धराशायी कर दिया था उन्होंने बीजेपी को, लालू और नीतीश ने। इस बार भी अपोजिशन ये करने में कामयाब हुआ। मुझे लगता है वहाँ से उनको ऑक्सीजन मिला। फिर धीरे धीरे उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी नैरेटिव बिल्ड किया, जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस समय। तो उन्होंने फिर उसके बाद आप देखें तो इंडिया ब्लॉक के कुछ जो गठबंधन हैं, उन्होंने अच्छे गठबंधन किए हैं। जैसे बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी पार्टी, इन सबका गठबंधन है। दिल्ली में बड़ा ही अचरज करने वाला गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही ध्वस्त करके अपनी पूरी साख बनाई दिल्ली और पंजाब में, उसके साथ ही हाथ मिलाना। तो ये एक मतलब ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी संकेत है। सर्वाइवल भी हो सकता है कि भाई सर्वाइव करना है तो किसी तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। साउथ में ऑलरेडी वो डीएमके के साथ इंडिया ब्लॉक का है, फिर उसके बाद केरला में भी है, कर्नाटका में ये खुद कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल, अभी विधानसभा के चुनाव जीती और काफ़ी अच्छे से जीती है, और दो बड़े लीडर हैं उनके, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। तेलंगाना में खरगे वहीं से हैं, तेलंगाना में ये मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। गुजरात में भी आपके साथ इन्होंने किया। अब आपका जो सवाल है कि इंडिया ब्लॉक 272 ला पाएगा कि नहीं, देखिए इस पे ना मेरे को शक है। मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक 272 नहीं ला पाएगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर बीजेपी, एंड इट्स अ बिग अगर, बहुत बड़ा इफ है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी से चूक जाती है, मतलब अगर वो 230 240 सीटों पे बीजेपी मतलब अलोन अकेले आती है, इंडिया के साथ मिलके वो 270 272 पहुंच ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक भी इस बार शायद 200 के करीब पहुंच जाए। और इंडिया ब्लॉक जब मैं बोलता हूं तो आप ये मान के चलिए कि मैं उसमें टीएमसी को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, पीडीपी को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ये लोग फॉर्मली अभी इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, लेकिन संकेत दिया है कि वो बाहर से समर्थन कर भाई ममता बनर्जी बोल ही चुकी हैं। प्लस इंडिया के जो कुछ साथी हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहार में जदयू, उनका कोई ये नहीं है, वो कभी भी पलट सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल रिजिड है और बिल्कुल एकदम आदर्श, मतलब यही चीज सर अकाली दल के साथ भी है, अकाली दल है। और फिर यही सीट आप चाहो तो यही चीज़ आप टीडीपी के साथ भी देख सकते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी जा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस आज अलग है, वाईएसआर भी जा सकते हैं, मतलब अगर सत्ता में आना है और अपनी साख रखानी है बचा के, तो वो तो सीट कितने कौन लाएगा उस पर डिपेंड करेगा। जो चीज़ें बीजेपी ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, और जैसे जैसे ये इलेक्शन के कैंपेन आगे बढ़ता गया, बीजेपी जितने एनर्जी के साथ आई थी, शुरू के 2-3 फेजेस के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है।
और अब जो ये पाँचवें, छठे और ये सातवें चरण में आप देखिए धुआंधार रैलियां हो रही हैं। मतलब पिछले फेज में जो अभी चुनाव जो 58 सीटों पे हुए, बीजेपी ने जिस तरीके से रैलियां की हैं बिहार और यूपी में, सीट को कवर किया मतलब बुरी तरीके प्रधानमंत्री से जी ने भी हर एक सीट को एक कवर दिन करने में की कोशिश अभी 57 सीटों में जो यूपी की 13 सीटें हैं, एक दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब प्रधानमंत्री की यूपी में 2-3 रैलियां नहीं है, अमित शाह की 2-3 रैलियां नहीं है, जेपी नड्डा की रैलियां नहीं है। 1 तारीख को वाराणसी में चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री वहां से खड़े हैं। बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं, जितने अमित शाह से लेके जेपी नड्डा तक, सब वहाँ कैंप करने वाले हैं। प्रॉपर कैंपिंग होगी, क्योंकि देखिए जब एक सीट पे अगर कोई बड़ा लीडर लड़ रहा हो, और प्रधानमंत्री तो सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उसके आसपास की जो सीटें होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, उस दायरे में आ जाती हैं। और अगर आप पूर्वांचल को साधने में बीजेपी कामयाब होती है, ये ध्यान रखिए, बीजेपी पूर्वांचल को साध नहीं पाई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। आजमगढ़ की सीट पूर्वांचल में आती है, विधानसभा की सारी सीटें, सारी की सारी सीटें बिल्कुल क्लीन स्वीप करी थी सपा ने पिछले बार। और पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा, गाजीपुर है, मऊ है, फिर ये जो मतलब बनारस के आसपास की सीटें हैं, आजमगढ़ की सीट है, ये सब सीटों पे बहुत अच्छा, प्रतापगढ़ की सीट है, मछली नगर की सीट है, रानीगंज की सीट है, ये सब भाजपा हारी है ये सब सीटों पे। और ये सब मामला बहुत टाइट है इस बार, ऐसा नहीं है कि आसान की जो राजनीति है वो बिहार से भी काफी, बिल्कुल, क्योंकि वो सटे हुए हैं, चिपके हुए राज्य हैं, भाषा उस तरीके की है, इकोनॉमिक स्थिति उस तरीके की है। पूर्वांचल में बीजेपी का अगर एक ही गढ़ मैं मानता हूँ वो है गोरखपुर, जिसको कि वो मतलब जीतते ही हैं और बड़े आराम से जीतते आ रहे हैं। आज से नहीं, योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे उनके ज़माने से जीतते आ रहे हैं। बाद में अवैधनाथ जी, फिर बाद में योगी जीते, अब वहाँ से फिर जब योगी सीएम बने तो वो उन्होंने उस सीट को दूसरे को दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चुनाव है। और अभी यहाँ बैठ के तो हम लोग ये नहीं, मतलब मैं कोई भविष्य ये भी नहीं हूँ, ना ही हम लोग कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग वही बोलते हैं। मैं जनता को बार बार, डीएनए के दर्शकों को ये बार बार बताता हूँ कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत तरह के दावे कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि भाई वो तो 5 फेज के बाद ही उन्होंने दावा कर दिया कि हमने इतने सीटें जीत ली, हमें तो मेजोरिटी आ गई, अब तो 350 पार। अब भाई जब बीजेपी की तरफ से ऐसे दावे आ रहे थे तो इंडिया ब्लॉक वाले भी क्यों पीछे रहते, वो भी अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं कि हमने तो इतनी। अब अखिलेश यादव ने पहले बोला कि हम तो 79 सीटें जीत लेंगे 80 में से, क्योटो वाली मतलब बनारस वाली रह जाएगी इनकी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो बनारस भी जीत लेंगे। तो मतलब देखिए ये तो अपने एक नैरेटिव की जो लड़ाई है वो भी उस स्तर पे भी लड़ाई लड़नी होती है। कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करने के लिए रमेश जी ने भी कहा है कि हम 350 सीटों पे विजय हो रहे हैं। अब खड़गे ने जून 1 को जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उस दिन शाम में एक इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की मीटिंग बुलाई है। तो ये हो सकता है कि होपफुल हैं, इनको लग रहा है कि भाई हम शायद जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें, कुछ कर लें। तो ये उसमें कोई ये नहीं है, सबका अपने अपने अधिकार है। बट मेरा 2-3 चीज़ों पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। एक, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी 230-240 सीटें तो जीत ही रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। 240 मुझे लगता है। हाँ, एनडीए कितनी जीतेगी इस पर मुझे शक है। एनडीए में अगर जो घटक दल सबसे अच्छा करेगा वो है टीडीपी, लेकिन उसमें भी एक शक है कि वो जो वाईएसआर कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं जगन रेड्डी, वो कह रहे हैं कि हमारी 1 सीटें नहीं घटेगी। देखिए एनडीए में अब है कौन, वाईएसआर कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, और आपके महाराष्ट्र में जो 2 मेजर पार्टीज हैं, वाईएसआर कांग्रेस नहीं, वाईएसआर नहीं, सॉरी, टीडीपी है, जनता दल यूनाइटेड है, और फिर वो शिंदे का गुट है, शिवसेना शिंदे जिसको बोलते हैं, अजित पवार, एनसीपी अजित पवार गुट जो है, यही तब 3-4 मेन पार्टियां हैं। वो महाराष्ट्र के डिस्कशन में भी मैंने बोला था कि शिंदे और अजित पवार दे विल बी द बिगेस्ट लूजर। इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ही होने वाला है। तो इस तरीके से ये तो एक इस पर मैं बिल्कुल ये हूँ कि बीजेपी 220-230 सीटें तो निकाल लेगी। एनडीए के साथ मिलकर वो गठबंधन के करीब जाएगी। इसके इतर अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो फिर जनता जनार्दन है, वो जनता जानती है। हम लोग तो जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो देख रहे हैं, उस पर ही हमने आपको बोला। एनडीए, इंडिया बहुमत के करीब जाएगा कि नहीं, इस पे सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि वो आसानी से 272 सीटें तक पहुंच पाएंगे। और अगर सर ऐसी स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आती है, तो क्या जैसे देखने को मिला है कि सारी ही विपक्षी पार्टी एक साथ आके महागठबंधन तैयार करके, क्या इस तरह की संभावना है कि सरकार बना सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंडिया ब्लॉक तो गठन ही इसलिए हुआ है कि भाई हमें
इस सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। तो देखिए वो तो बात की बातें हैं और उस पर चर्चा कभी और बैठेंगे। दर्शकों को भी मौका मिलना चाहिए हमारे वीडियोस को देखने और लाइक करने का। तो अभी तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए।